हेलो फ्रेंड्स। पिछले टर्म पे मैं डिस्कस कर रहा था आपका चैप्टर नंबर 6 टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट वर्सन्स। मैं इसके 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपके तमाम टॉपिक डिस्कस किया। उसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में बात किया, जहां मैंने बात किए थे तंजावुर और उदयपुर जैसे क्षेत्रों का, टेम्पल टाउन और पिलग्रिम्स के बारे में बात किया था, पिलग्रिमेज के बारे में बात किया था, तीर्थ स्थान वगैरह कितने होते हैं, क्या है क्या नहीं है, आगे डिस्कस किया। और स्मॉल टाउन और ट्रेड के बारे में मैंने डिस्कस किया, जहां आपको मैंने काफ़ी सारे छोटे छोटे शहर बताए थे। टैक्स ऑन मार्केट डिस्कस किया कि किस प्रकार बाज़ार पे टैक्स लगाए जाते थे। मैंने बताया था जितने भी जो भी थिंग्स थे, चाहे वो फूड के हो या फिर किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, उस पर अच्छा खासा टैक्स ब्रिटिशर्स द्वारा लिए जाते थे। डिस्कस किया मैंने आपको काफ़ी कुछ क्राफ्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, काबुल और कंधार जैसे क्षेत्रों के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं इस चैप्टर में बात करूं तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्राफ्टिंग ही है, क्योंकि चाहे मोनूमेंट्स हो या फिर कोई भी स्कल्पचर हो, उनमें अगर देखा जाए, कोई टेम्पल हो या पिलग्रिमेज ही क्यों ना हो, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्राफ्टिंग का है। जो क्राफ्टिंग उस समय की गई है, चाहे वो कहीं भी किया गया, चाहे कपड़ों पे ही जो क्राफ्टिंग की जाती है, बुनाई वगैरह, उसको देखकर लगता है कि पीछे के समय जो कुछ पढ़े लिखे भी नहीं वो इंसान थे, उनके पास इतना अच्छा टेक्नोलॉजी, इतना अच्छा नॉलेज था जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात कहूँ इस चैप्टर की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन आपका यही क्राफ्ट है। क्राफ्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छे खासे बने हैं। आगे मैंने आपको कुछ क्षेत्रों के बारे में डिस्कस किया, जहाँ मैंने आपका पांचाल के बारे में डिस्कस किया, कुछ कारपेंटर वगैरह के बारे में डिस्कस किया आपके सालियार के बारे में। एरिया में सालियार जो बुनकर के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, फेमस थे, इन सब के बारे में मैं डिस्कस किया। आज आपके लेक्चर को आगे कंटिन्यू ले चलता हूं, और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा 3 बड़े बड़े प्लेसेस से, जो कभी इंडिया के निश्चित तौर पे सबसे बड़े क्षेत्र हुआ करते थे। चाहे क्राफ्टिंग के व्यू से देखा जाए या कमर्शियल व्यू से देखा जाए, निश्चित तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थे। 3 सिटी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? आपका नेक्स्ट टॉपिक यही है, 3 सिटीज़ के बारे में। और वहाँ जो आपका पहला सिटी है वो है हम्पी। बहुत इंपॉर्टेंट ये हम्पी, साउथ इंडिया का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हम्पी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, उनके बीच बसा हुआ है। 1336 में, 1336 में ये विजयनगर एक एम्पायर हुआ करता था। मैं बात करूंगा 1336 में, जब दिल्ली सल्तनत में लगभग मोहम्मद बिन तुगलक का समय है। उस समय साउथ इंडिया में एक नया रिजाइम आ रहा है, एक नए राज्य का उद्भव हो रहा है, वही है विजयनगर। उसे हरिहर और बुक्का, 2 भाई हरिहर और बुक्का, दोनों ने मिलकर इस्टेब्लिश किया। बहुत बड़े ब्राह्मण थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें कभी अरेस्ट कर लिया था, लेकिन बाद में ये दोनों स्वतंत्र होकर, वैसे तो 4 भाई थे ये, लेकिन इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर रिजाइम बनाया था साउथ इंडिया में। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा रिजाइम। और साउथ इंडिया का अगर मैं शिवाजी मराठों को छोड़ दूं तो निश्चित तौर पर दूसरा सबसे बड़ा रिजाइम है। लेकिन आपको पता है शिवाजी अभी 1600 के बाद आएंगे, और ये 1300 की बात है, तो साउथ इंडिया का चोला के बाद दूसरा सबसे बड़ा एम्पायर विजयनगर को मानूंगा मैं। क्लियर? क्योंकि शिवाजी के तो बाद में आएंगे, बाद में देखा जाएगा। क्लियर? इस चोलाज एम्पायर को कभी राजा कृष्णदेव जैसा शासक यहाँ पे बैठा है, राजा कृष्णदेव राय, वो यहाँ का शासक कभी बना था। और जिस समय वो शासक था विजयनगर का, उस समय बाबर यहाँ पे आया था। बाबर, जब आप जानते हैं, पूरे उत्तर भारत को रौंदा है, साउथ इंडिया तक फैला है, मेवाड़ ओवाड़ तक गया है। बाबर ने कहा है अपने बाबरनामा में, जो पुस्तक उसने लिखी है खुद, उसमें कहा है, अगर मैं भारत को देखता हूँ तो भारत में एक जुगनू ऐसा है जो हमेशा टिमटिमाता है, और उसकी चमक निश्चित तौर पे सबसे अच्छी चमक है पूरे भारत की, और वो चमक है निश्चित तौर पे विजयनगर रिजाइम का। मैं अपने टाइम पीरियड में किसी भी राज्य पर अटैक करूं, किसी भी राज्य को जीत लूं, लेकिन मैं सपने में भी कभी विजयनगर पर अटैक नहीं करूंगा। जितनी अच्छाई, जितने सुनारे, जितनी सुंदरता से सजाया है उस राजा कृष्णदेव राय ने, मैं उस कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा उस विजयनगर साम्राज्य को। उसी विजयनगर रिजाइम का एक टिमटिमाता तारा है, वही है ये हम्पी। क्लियर? बहुत बड़ा क्षेत्र निश्चित तौर पे। क्लियर?
आज भी हम्पी में अगर उस समय की बात किया जाए तो हम्पी में जो फोर्ट बनाए जाते थे, किलेबंदी जो किए जाते, किले बनवाए जाते थे, निश्चित तौर पे शानदार बनाए जाते थे। और उन फोर्ट पे जो क्राफ्टिंग की जाती थी वो एकदम आश्चर्यजनक वाली क्राफ्टिंग थी। आगे आगे आप हम्पी में देखेंगे तो कई बड़े बड़े रूम बने हुए हैं, कई सारे बाग बगीचे हैं, गार्डन बहुत सारे हैं, उसे सुंदर तरीके से सजाया गया है। चेट्टी एक आपको पता है एक कमर्शियल ग्रुप है, ट्रेडिंग ग्रुप है चेट्टी। वो चेट्टियों का कहा जाता है हम्पी सबसे बड़ा सेंटर था। चेट्टी अपना सबसे बड़ा सेंटर हम्पी में इस्टेब्लिश किए थे। क्लियर? आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि इंडिया में कभी 5 कंपनियां, यूरोप की 5 कंपनियां कभी व्यापार करने के पर्पज से आई थी। उसमें जो पहली कंपनी आई थी वो कंपनी पुर्तगालियों की रही है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेन और लास्ट में फ्रांस। क्लियर? तो जो पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले हम्पी पे ही अपना कदम जमाया और हम्पी उन्हें इतना अच्छा लगा कि हम्पी में ही अपना पहला सेंटर इस्टेब्लिश कर लिए थे। क्लियर? तो चेट्टियों, चाहे चेट्टी कॉमर्शियल ग्रुप, ट्रेडिंग ग्रुप की बात की जाए या पुर्तगालियों का, तो इन दोनों का सबसे बड़ा क्षेत्र था हम्पी। क्लियर? आपको ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि आपके हम्पी में ही शिव भगवान की सबसे बड़ी मंदिर विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी में ही इस्टेब्लिश है। और उस समय इस मंदिर के कंपेयर में पूरे भारत में कोई मंदिर ही नहीं रही होगी। उस मंदिर, ये नहीं कि बहुत बड़ा था या बहुत ये था, वो नहीं, उस मंदिर में जो क्राफ्टिंग थी वो क्राफ्टिंग बड़ी अच्छी थी। निश्चित तौर पे वैसी क्राफ्टिंग पूरे देश में और किसी टेम्पल में देखने को नहीं मिला था जो क्राफ्टिंग उस विरूपाक्ष मंदिर में देखने को मिला। क्लियर? पेंज एक हिस्टोरियंस था, ट्रेडर था, बहुत बड़ा हिस्टोरियंस। उसने हम्पी की बड़ी तारीफ लिखी है। उसने कहा है कि जब मैं हम्पी में एंट्री किया तो हम्पी को देखकर मुझे इतना सेटिस्फैक्शन हुआ कि उतना सेटिस्फैक्शन तो मुझे उस क्षेत्र को देखकर नहीं मिला जहां मैंने जन्म लिया है। बड़ी तारीफ की है हम्पी की निश्चित तौर पे। क्लियर? हम्पी केवल एक शहर का नाम ही नहीं था। बताओ, हम्पी इतना बड़ा क्षेत्र और इतना अच्छा क्षेत्र रहा है कि हम्पी के नाम पर ही एक फेस्टिवल होता था साउथ इंडिया में। हम्पी एक फेस्टिवल, महान पर्व हुआ करता था साउथ इंडिया में। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। अफसोस इस बात का है कि 1665 तक, 1665 तक राजा कृष्ण देव राय की समाप्ति हो चुकी है और उसके आने वाले वंशज बड़े एम्बिजियस पर्सन है। एम्बिजियस पर्सन क्या है, क्या करता था शासक? जैसे साउथ इंडिया में 4 क्षेत्र थे, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और विजयनगर। तो विजयनगर का राजा क्या करता था, गोलकुंडा से मिलकर अहमदनगर पे अटैक करता था, धन को लूट लेता था। फिर अहमदनगर से मिलकर बीजापुर पे अटैक करता था, लूट लेता था। ऐसा खेल खेलता था वो कृष्णदेव राय का पोता, ग्रैंडसन। क्लियर? एक बार इन तीनों ये समझ गए कि इसमें फ़ायदा तो केवल विजयनगर का है, हम लोग को बड़ा नुकसान है। तो उन तीनों ने एक संगठित, एक ग्रुपिंग आर्मी बनाया और 1665 पर उसने अटैक कर दिया है विजयनगर रिजाइन पर। इसी को साउथ इंडिया में कहते हैं तल्ली, बैटल ऑफ तल्ली घाटी। इसी को कहते हैं बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी। राक्षसी तंगड़ी युद्ध, मतलब जो युद्ध हुआ, जो वार हुआ, इसमें राक्षसों जैसी लड़ाई हुई है। और इन तीनों ने मिलकर विजयनगर रिजाइम को ही नहीं, पूरे हम्पी को तहस नहस कर दिया। यानी 1665 में इतिहास का सबसे बड़ा धरोहर ये हम्पी पूरी तरह से समाप्त हो गया। आज अगर आप देखें तो केवल खंडहर वंडहर बस बचे हुए हैं, बाकी पूरा खत्म हो चुका है ये हम्पी। क्लियर? आइए तो सेकंड सिटी लेते हैं। सेकंड सिटी बात करते हैं आपके सूरत की। ठीक है, सूरत आप जानते हैं ये गुजरात का ये एरा है। सूरत पश्चिम का द्वार भी कहलाता है, वेस्ट का यही द्वार है। अगर पश्चिम से कोई आए तो सूरत के रास्ते ही आता है। राजस्थान में आना हो, गुजरात में आना हो या भारत में प्रवेश करना हो तो आपको सूरत के ही रास्ते आना होगा। ये गेट ऑफ वेस्ट कहलाता है, पश्चिम का द्वार।
बहुत बड़ा कॉमर्शियल बहुत बड़ा कॉमर्शियल सेंटर था सूरत, आप जानते भी हो। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाया भी जाएगा। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए हैं इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स ने अपनी सबसे पहली कंपनी 1613 में सूरत में ही इस्टेब्लिश की थी। क्लियर? क्यों? क्योंकि सूरत मसालों का बहुत बड़ा गढ़ था। यहाँ वस्त्र वगैरह, क्लोथ्स वगैरह भी बड़े अच्छे मात्रा में मिलते थे, रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होते थे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अपनी जो कंपनी है वो सूरत में भी इस्टेब्लिश की, क्योंकि वो जानते थे सूरत में अगर हम कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे तो हमें बड़ा एडवांटेज होगा, और उन्हीं एडवांटेज से हम अपना एक्सपेंशन पूरे भारत में करेंगे। इसलिए यह सबसे बड़ा ट्रेडिंग स्पॉट था आपका सूरत। क्लियर? गुजरात में स्थित है, ये आपका पता है। और आपको ये मक्का का एंट्री भी है, ये मक्का का प्रवेश द्वार भी है, प्रस्थान यहीं से जाते हैं। पहले लोग जब जाते थे मक्का के लिए जाना होता हो तो वो सूरत से ही होके भारत से बाहर निकलते थे, तो ये मक्का का द्वार भी कहलाता था सूरत। क्लियर? एक ब्रिटिश इतिहासकार हुआ करते थे ओविंगटन जी। ओविंगटन ने एक पुस्तक लिखी है, और उस बुक में अपना कम से कम 50 पेज केवल और केवल सूरत के बारे में लिखा। इतनी तारीफ लिखी है उस अंग्रेजी इतिहासकार ने, वेलिंगटन नाम है, बड़ी तारीफ लिखी है सूरत की। उसने तारीफ लिखा है यहाँ के कई सारे इंटरटेनर प्लेसेस की, मनोरंजन स्थलों की, हुंडी बाजारों को यहाँ काफ़ी मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार सूरत की बड़ी तारीफ लिखी है इस अंग्रेज ओविंगटन ने, और निश्चित तौर पे ये ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा कॉमर्शियल स्पॉट था, इसलिए सूरत का नाम कभी इतिहास में लिखा जाता है। आज भी फिलहाल है ही, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा मार्केट है सूरत। एक यहाँ वर्ड आया है हुंडी। तो हुंडी आप जानती हैं, जब कोई इंसान अपना पैसा कहीं जमा कर दे और उसकी जगह कुछ और सामान ले ले कुछ समय के लिए, तो कहते हैं हुंडी व्यापार, इसको कहते हैं हुंडी। आज भी चलता है गुजरात वगैरह में, हुंडी का ट्रेडिंग आज भी चलता है। उसमें क्या होता है, अपना पैसा कहीं जमा कर दो, उस हिसाब से वहाँ से सामान ले लो, बाकी पैसा वहीं जमा रहने दो, समय समय पर हम पैसा वहाँ से लेते रहेंगे। यही होता है हुंडी मार्केट। ठीक है? आज भी चलता है कई सारे राज्यों में। तो गुजरात पहले मुगलिया एम्पायर के अंडर में था मुगलिया एम्पायर के, लेकिन 17वीं सेंचुरी में मुगलिया एम्पायर आपका ख़त्म हो गया, और मुगलिया एम्पायर के ख़त्म होने की वजह से धीरे धीरे सूरत का जो रेपुटेशन था, सूरत का जो पोजीशन था, वो पोजीशन गिरता चला गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब सूरत के बजाय साउथ इंडिया के क्षेत्रों को, और साउथ इंडिया के साथ साथ वो नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र को ध्यान देते थे, और वेस्टर्न एरा को छोड़ दिए थे। इसे आगे जाके सूरत का भी बड़ा डिमोटलाइजेशन देखा जाएगा, बड़ा अवसान देखा जाएगा। चलिए, वो सूरत जो कभी ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था, निश्चित तौर पर मुगलिया एम्पायर का सबसे बड़ा सेंटर होता था, लेकिन इन फ्यूचर में साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया पर ध्यान जाने की वजह से ब्रिटिशर्स उधर ध्यान नहीं दे पाए, और मुगलिया एम्पायर तो आपका ख़त्म ही हो गया था बक्सर के बाद ही। क्लियर? बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही। आइए तीसरा क्षेत्र डिस्कस करते हैं, और वो तीसरा क्षेत्र है आपका मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश में, जितने भी पट्टनम है वो सब आंध्रा में ही है। तो ये किस में है? आंध्रा में। लेकिन इन पास्ट में ये गोलकुंडा में था। आपको गोलकुंडा मैंने बताया हूँ, विजयनगर पढ़ाते हुए गोलकुंडा क्या होता है? गोलकुंडा बीजापुर, अहमदनगर और विजयनगर, तो वही गोलकुंडा में पहले था। गोलकुंडा आजकल वही आंध्र प्रदेश वाला है। तो जितने भी पट्टनम है सब आंध्रा में ही है। कृष्णा नदी के डेल्टा पर है, कृष्णा नदी के बैंक पर स्थित है। यहाँ के फोर्ट आप ये मसूलीपट्टनम, इसी को कुछ लोग मछलीपट्टनम भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। मसूलीपट्टनम कहो या मछलीपट्टनम कहो, दोनों एक ही हैं, और दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर? इस मसूलीपट्टनम में पहले आप बहुत बड़े बड़े फोर्ट देखेंगे, बहुत बड़े बड़े किले हुआ करते थे निश्चित तौर पे, और इन सारे किलों को बनवाया है हॉलैंड वासियों ने, यानी डचों ने। मैंने बताया था ना 5 कंपनियां आई हैं, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज। तो यहाँ सबसे ज़्यादा फोर्ट बनाया है हॉलैंड वासियों ने, यानी डचों ने। क्लियर? गोलकुंडा में था निश्चित तौर पे। ये जब यहाँ पे एक एक कंपनियाँ आई थी, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, तो यहाँ पे एक कुतुब शाही नामक एक राजा का राज हुआ करता था, कुतुब शाही। तो उससे टैक्स पर ये लोग आए थे, बोले थे हमें व्यापार करने दीजिए, आपको भी फ़ायदा होगा। तो इसने कुछ % टैक्स के प्रॉफिट पर इन्हें व्यापार करने की छूट दे दी थी, कुतुब शाही ने। लेकिन धीरे धीरे ये कंपनियां अपनी ताकत बढ़ाने लगी, और कुतुब शाही की ताकत गिरने लगी। इन फ्यूचर में डचों ने कुतुब शाही को मार दिया था, और पूरे मसूलीपट्टनम में अपना राज कायम किया। जब यहाँ ब्रिटिशर्स आए तो
1759 1759 ईस्वी में वो डच यानी हॉलैंड वासियों को खत्म करेंगे और मसूलीपट्टनम को अपने कब्जे में ब्रिटिशर्स ले लेंगे। क्लियर? तो ये वही है अहमदनगर, जिसे सुशोभित किया कभी कुतुब शाही जैसे शासकों ने, आगे सुशोभित करेगा मीर जुमला जैसे शासकों ने। ये भी महान शासक रहा है गोलकुंडा का, मीर जुमला। कहा जाता है जब तक कुतुब शाही जरूर समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद मीर जुमला ने शासन संभाला, और जब तक वो जिंदा था किसी यूरोपीय कंपनी में इतना पावर नहीं था कि इसके गोलकुंडा इसके मसूलीपट्टनम क्षेत्र पर किसी प्रकार का कब्जा जमा सके। क्लियर? आगे आपने जाता ही है कि आगे 1686-87 में औरंगजेब ने जीत लिया था इस क्षेत्र को। मैंने बताया था अभी था मुगलिया एम्पायर में, मैंने बताया था कि धीरे धीरे औरंगजेब फैला है पूरे साउथ इंडिया में। ठीक है, तो औरंगजेब जीत लिया। औरंगजेब यहाँ से जब खत्म हुआ तो मैंने आपको बताया 1759 में इसे ब्रिटिशर्स ने जीत लिया। ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत चुके थे मसूलीपट्टनम, लेकिन जब वो नॉर्थ इंडिया पे फोकस कर लिए तो वो मसूलीपट्टनम पे उतना ध्यान नहीं दे पाते थे, और इन फ्यूचर में 18th सेंचुरी के आसपास लगभग इस मसूलीपट्टनम के क्षेत्र का भी पतन हो जाएगा, डिमोटलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर? खत्म हो जाएगा पूरी तरह से ये मसूलीपट्टनम का क्षेत्र 18th सेंचुरी में, जहां कभी ब्रिटिश राज रहा है, लेकिन इन फ्यूचर में नॉर्थ इंडिया पे ध्यान देने की वजह से ये क्षेत्र पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्लियर? आज के लेक्चर में मैं 3 प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया। हम्पी के बारे में डिस्कस किया, बहुत बड़ा क्षेत्र, निश्चित तौर पे मुगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र कभी रहा है। सेकंड, मैंने सूरत डिस्कस किया, जिसे हम कॉमर्शियल सिटी कहेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग सिटी हम लोग कहेंगे। तीसरा, मैं डिस्कस किया आपको मसूलीपट्टनम यानी आंध्रा के इस क्षेत्र के बारे में, जो इसे भी मैं ट्रेडिंग सेंटर ही कहूँगा, क्योंकि मसूलीपट्टनम भी ट्रेडिंग सेंटर है। हम्पी को मैं क्राफ्टिंग सेंटर कहूँगा, कल्चरल सेंटर कहूँगा, क्योंकि वहाँ क्राफ्ट्स के बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। जबकि सूरत और अहमदनगर को मैं ट्रेडिंग सेंटर कहूँगा, क्योंकि यहाँ ट्रेड के बड़े अच्छे अच्छे स्रोत थे। क्लियर? तो आज आपका 3 प्लेस मैंने ख़त्म किया। नेक्स्ट वीडियो शायद आपके इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। लास्ट वीडियो में मैं आपका लास्ट टॉपिक डिस्कस करूँगा और साथ ही आपके पेपर को अपलोड कर दूँगा। आज मैं कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ आपके पास, आप उसको सॉल्व करिए, उसका आंसर मेरे पास भेजिए। एक बात और, जिन बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास, मैं उनको एब्सेंट लगा दे रहा हूँ। इसलिए जो बच्चे नहीं भेज पा रहे हैं होमवर्क, किसी तरह मेरे पास अपना होमवर्क पर डे आप सेंड किया करिए, तभी आपका प्रेजेंट वहाँ पे लगेगा, नहीं तो सबका एब्सेंट लग जा रहा है। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करूँगा और आपको कुछ पेपर डिस्कस करूँगा। क्लियर? तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।